इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, साम्यवादी। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ हैं इसको हम लोग 3 क्षेत्र में बांटते हैं। कौन कौन से? एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और इससे संबंधित गतिविधियां को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अगर बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों को रखते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, विनिर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सब हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बचता है हमारा लास्ट वाला तीसरा तृतीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि सेवाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा और पर्यटन। इसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां 3 आधार पर की जाती हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तभी हमने आपको पहले ही बताया है कि कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन यह हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? कृषि, खनन, लौह इस्पात, सेवा। तो कृषि तो हमारा ये आता है पहले वाले, खनन वाला भी हमारा पहला है, लौह इस्पात ये हमारा दूसरा है, इसको जो सेवा वाला है ये हमारा तीसरा है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए जो योजना आयोग है इसका गठन वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, वाणिज्य मंत्री। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो पुराना नाम है वह योजना आयोग था। तो योजना आयोग नीति आयोग का पुराना नाम है, नया नाम नीति आयोग है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह अरविंद पंगड़िया थे। तो यहाँ पर इसका 8 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अरविंद पंगड़िया। 9वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1991 में, 1992 में, 1955 में, 1960 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वह 1952 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह हमारा महालनोबिस मॉडल पर थी। तो जो दूसरा था हमारा पंचवर्षीय योजना वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा हो गया हमारा, पहला वाला जो था यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये हमारा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई? पंचवर्षीय योजना की जो अवकाश की अवधि है यह जो आया था यह 1966 से 69 के बीच में आया था। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो देखिए जो रोलिंग प्लान पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था वह 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2012 से लेकर 2017 के बीच में था। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 2012 से 2017 यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय गणना करने की बात जो यहाँ पर हो रहा है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 15 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो आपको भी पता होगा कि जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को जरूर देख पाएँ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2010, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वर्ष 2011 और 12 के आधार पर ही किया जाता है। तो 17 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया? 1965 में, 66 में, 77 में, 80 में। तो योजना आयोग द्वारा जिस वर्ष में आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया वह
था सन 1977। तो 1977 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर का, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? बुनियादी संरचना, कैलोरी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो देखिए भारत में जो गरीबी का आकलन किया जाता है वह उपभोग या कैलोरी, उपभोग यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो कैलोरी दिया गया है, तो कोई बात नहीं, कैलोरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में गरीबी का जो आकलन किया जाता है वह उपभोग या कैलोरी के आधार पर किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है? तो देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का जो आंकड़ा है वह 37.2% है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, डी है या सभी? तो भैया भारत में सब तरह की यहाँ पर बेरोजगारी पाई जाती है, जो कि इस समय आप लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वह वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल को हुआ था। तो 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल 1948 में हुआ था। तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और द्वितीय औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वह 1956 ईस्वी में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगर यहीं पर बात करेगा कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, देखिए जो नई औद्योगिक नीति की बात करेगा तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर प्रथम औद्योगिक नीति की बात कर रहा था तो 1948 में। इसके बाद है 23 नंबर का क्वेश्चन, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन आ गया रिलेटेड उसी से जो हम आपको अभी पहले बताए थे। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की बात करेगा तो 1991 में। तो अगर प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की बात करेगा तो 1948। भारत में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो देखिए ONGC, गेल, इसको BPCL, ये सब महारत्न कंपनी है, जबकि MTNL जो है ये हमारा नवरत्न कंपनी है। तो 24 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि MTNL या महारत्न कंपनी नहीं है बल्कि यह नवरत्न कंपनी है। तो इसे आपको याद रखना है, ये नवरत्न कंपनी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो राउरकेला जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो की गई थी वह जर्मनी के माध्यम से किया गया था। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा जर्मनी। अब 26 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो RBI की स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में किया गया था। तो 26 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर जिस बैंक की स्थापना किया गया था वह RBI था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक है, तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है यह आपका सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में यह यूज किया जाता है भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो देखिए जो वर्ष 1980 था इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर इसका 29 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। अब है यहाँ पर कि 30 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो देखिए भारतीय महिला बैंक था जिसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय महिला बैंक का विलय हो गया है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुंबई में, कोच्चि में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो भारत का जो पहला इस्लामिक बैंक था इसको कोच्चि में स्थापित किया गया था। तो 31 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कोच्चि में। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं। देखिए जो नाबार्ड होता है NABARD, तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी यह 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की बात कर रहा है, ऑप्शन है आपके सामने 1985, 88, 90, 93। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की जो स्थापना किया गया था यह 1988 ईस्वी में किया गया था। 33 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह आपका नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर और भी होते हैं, जैसे कि आपका अगर कह दें कि मुंबई में और कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मुंबई में आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड है मुंबई में। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में आपका पड़ता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि CDB पड़ता है लखनऊ में।
तो ये हो गया आपका। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 नंबर के क्वेश्चन। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका जो मुख्यालय स्थित है यह आपका हैदराबाद में है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निफ्टी किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ऑप्शन इटली, जापान, कोरिया, ताइवान। तो निक्की जो होता है यह आपका जापान जो है, तो जापान देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर बता दें आपको कि जो मुंबई का है, मुंबई का सेंसेक्स होता है। दिल्ली का बात करें अगर तो CNS निफ्टी होता है। अगर चाइना की बात करें तो संघाई काम होता है। अमेरिका की बात करें तो नास्डाक होता है। और हांगकांग की बात करें तो हांग सेंग होता है। और टोक्यो और जापान, यानी कि जो जापान का है ये तो आपको बताया ही है, निक्की यहाँ पर होता है स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य का सूचकांक। मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या होता है तो अभी हम आपको बताए हैं। तो मुंबई का होता है सेंसेक्स। यहाँ पर इसका सी आंसर 37 का सी आंसर करेक्ट होगा। अब है 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? तो देखिए केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो केंद्र सरकार का जो प्रत्यक्ष कर आता है, आयकर, उपहार कर और पूंजी लाभ कर, यह सभी आता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा कर, लाभांश कर, ब्याज कर, संपदा शुल्क। तो प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वह आपका सीमा कर है। तो सीमा कर जो आपका है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, रोजगारों पर कर, यह सभी। तो राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं वह भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, रोजगारों पर कर, यह सभी राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। देखिए भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ है? तो देखिए भारत में जो जीएसटी प्रभावी हुआ है यह 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ है। और आपको पता होगा कि जो जीएसटी है इसमें 4 स्लैब को रखा गया है, जिसमें से जो जीएसटी होता है यह आपका 5% होता है, एक 12%, 18% और आपका 28%। ये 4 स्लैब यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर हैं? तो देखिए जीएसटी के कर स्लैब से जो बाहर हैं यह आपका पेट्रोलियम है, तंबाकू है, एल्कोहल, यह सभी पदार्थ जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी जीएसटी के कर स्लैब से बाहर हैं। निम्न में से कौन सी दरें जीएसटी के कर स्लैब की दरों में सम्मिलित हैं? तो अभी हम आपको बताए हैं कि 5% है, 10% है, 18 है और 28 है। सॉरी 5 है, 12 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। 10 नहीं है, 12 है, याद रखिएगा। 5, 12, 18 और 28। तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीएसटी की दरों में 5 सम्मिलित है। अगर ऑप्शन में आपको 5 की जगह पर आपको मिल सकता है 12 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है और 28 भी मिल सकता है। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? तो जो भारत का पहला बजट था यह आपका वर्ष 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अब है यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया गया था वह मोरारजी देसाई ने पेश किया था। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? तो रेल बजट को आम बजट में जो शामिल किया गया था तो यह 2017 में शामिल किया गया था। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 46 का बी। केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है? नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, चुनाव आयोग। तो केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का जो संबंध है यह वित्त आयोग से संबंध है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई.वी. रेड्डी जो हैं यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर वाई.वी. रेड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? रेखी समिति, गोस्वामी समिति, भूरेलाल समिति, गायपोरिया समिति। तो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित जो समिति है वह गोस्वामी समिति है। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? फ्यूचर ट्रेडिंग से, पेट्रोलियम पदार्थों से, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से, इनमें से कोई नहीं। तो किरीट पारेख समिति ने जिस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी वह था पेट्रोलियम पदार्थों से। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थों से। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नरसिंहम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से, गरीबी से, बेरोजगारी क्षेत्र से। तो नरसिंहम समिति का जो संबंध है यह बैंकिंग के क्षेत्र से है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि राजा चैलेया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश प्रस्तुत की थी? सड़क सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, कर सुधार, बीमा क्षेत्र। तो राजा चैलेया समिति ने कर सुधार के लिए सिफारिश की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का
प्रयत्न किया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, यह सभी। तो स्टैंड अप इंडिया के तहत जिन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया जाता है वह रहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं, इन सभी को किया जाता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। तो 54 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सोलर चरखा योजना का संबंध जो है यह रोजगार से है।